अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें, इसमें सबसे पहले इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूँगी कि हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, फिर उसके बाद उसको लेकर चलेंगे। अब देखिए, कैलकुलस के अंदर ना हम लोग एक फंक्शन के वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल के फंक्शन के ऊपर जो है ना काम करते थे। ठीक है, जो सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ते थे उसमें हमने ऐसे फंक्शंस पढ़े जिसमें एक वेरिएबल होता था। मगर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मतलब कि मल्टी वेरिएबल नाम से ही जाहिर है कि अब हम ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, मल्टी वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमें यही पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंट्रो पढ़ना है ऐसे फंक्शंस का, थोड़ी सी नो हाउ लेंगे, फिर हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। सही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास ये तीन टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट। चेन रूल, मैक्सिमा मिनिमा हमने पहले पढ़ा हुआ है, मगर अब जो पढ़ेंगे वो दो वेरिएबल्स का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लाग्रांज मल्टीप्लायर। अब उसके बाद ये भी तीन मजीद टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे y=fx लिख दूँ। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये फंक्शन है। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें से कौन सा है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ठीक है, और x के ऊपर ही y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो y जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बातें हमें पता है पहले से, मगर थोड़ा सा जो है ना रिवाइज करेंगे। इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे सिंपल एक बात है कि अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो हम उसे कहते हैं फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल। ठीक है, मैं एम भी लिख रही हूँ यहाँ पे सिर्फ। सही है, अब ऐसा फंक्शन कैसे हो जाएगा भाई, हम सपोज कर लेते हैं भाई हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, और जेड के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, तो हम क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, डी के अंदर भी पढ़ा था, एफ और एक्स वाई इस तरीके से होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऐसा फंक्शन लिखना चाहूँ कि जो तीन वेरिएबल्स जिसमें इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी, w=f(x,y,z). मैंने यहाँ पे w क्यों लिखा, क्योंकि मैंने z यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, इसी तरीके से भाई अगर मैं n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमने एक y कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक्स वाई जेड हम कहाँ तक जाएंगे, मतलब हमारे पास वेरिएबल्स की कमी हो जाएगी। अगर हम एन तक जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना चीज़ें, हम यहाँ पे क्या रखें यहाँ पे क्या रखें, तो सिंपल उसको जनरलाइज कर लें यही वाली चीज़ से, यहाँ पे वाई ही रखें क्योंकि डिपेंडेंट तो एक ही होगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या करें कि भाई एफ x1 x2 x1 2 3 इस तरीके से करके लिख दें। ठीक है, जनरलाइज करने के लिए, और इसको कहाँ तक लेके जाएं, xn तक लेके जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम जो है ना अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो हॉवर्ड एंटन की है। ठीक है, इसमें से अभी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स को समझेंगे, उसके बाद जो हमारी एग्जाम एक्सरसाइज 13.3 है ना वो करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर कर रहे होंगे, तो अब हम वो कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोग अपने जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से ही लेंगे। ठीक है, शुरू में बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, फिर उसको आगे मुश्किल की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। मेरे पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, तीन वेरिएबल का। ठीक है, मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँ, मगर डिफ्रेंशिएट करूँ किसी एक वेरिएबल के लिहाज से। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव। सही है, अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक z ये फंक्शन है। ठीक है, f, और जो डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, मतलब कि उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y। सही है, अब देखें
सिंपल अगर मेरे पास ये लिखा हो कि यहाँ पे हमें सबसे पहले नोटेशंस को समझना पड़ेगा कि नोटेशंस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले वही समझेंगे। वैसे ही हमने डीई में भी देखा था, मगर यहाँ पे रिवीजन वापस से करेंगे। अब देखें, एफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो एफ एक्स का मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन है हमने उसको एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है। एक्स के अलावा जो भी चीज़ होगी, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, आपने उसको एज अ कॉन्स्टेंट कंसीडर करना है, उसको नहीं लेना अपने डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। तो सिंपल एफ एक्स लिखा हुआ है तो आपने क्या किया, फंक्शन को एक्स के लिहाज से किया, मतलब डाबा अपॉन डाबा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डाबा लगता है जब पार्शियल डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। अब देखें, इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ वाई, मतलब कि आपने फंक्शन को वाई के लिहाज से जो है ना डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा डाबा एफ अपॉन डाबा वाई, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स एक्स, ठीक है, मतलब कि आपने फंक्शन को पहले एक्स के लिहाज से किया है, फिर वापस से एक्स के लिहाज से किया है, मतलब कि आपने फंक्शन को 2 दफ़ा एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है, सही है। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर एफ। अब ये कैसे आया, आपने एक दफ़ा एक्स के लिहाज से किया तो डाबा अपॉन डाबा एक्स, दूसरी दफ़ा किया तो डाबा अपॉन डाबा एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर, और फंक्शन को किया है तो आगे फंक्शन, सही है। अब देखें, एफ वाई वाई लिखा हुआ है, आपने फंक्शन को 2 दफ़ा वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। अगर एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन को पहले एक्स के लिहाज से किया है, फिर वाई के लिहाज से किया है, सही है। मतलब कि पहले डाबा अपॉन डाबा एक्स किया आपने फंक्शन का, फिर डाबा अपॉन डाबा वाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करें, डाबा तो स्क्वायर हो जाएगा मगर नीचे अलग अलग है, तो डाबा एक्स और डाबा वाई अलग अलग ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ वाई एक्स, इसका मतलब ये है कि आपने पहले क्या किया, डाबा अपॉन डाबा वाई किया है, फिर डाबा अपॉन डाबा एक्स किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा वाई डाबा एक्स और एफ, सही है। इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, और वो बात ये है कि आपके पास जो है ना एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स बराबर होते हैं, चाहे आप पहले एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें फिर वाई के लिहाज से कर लें, या वाई के लिहाज से करके फिर एक्स के लिहाज से कर लें। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा सही से समझ आ जाएगा, मगर एक पहले पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ना हम देख रहे हैं एक फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं ना, कोई भी फंक्शन होता है 1 2 इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं, वाई की जगह 2 पुट कर देते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल इसकी नोटेशन कैसे हो सकती है, नोटेशन ऐसे हो सकती है कि भाई आपको ऐसे कह सकते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, ये कहा गया है। अगर आपको, तो आपको इस वर्ड का, इस जुमले का मतलब पता होना चाहिए कि ये आपको कह क्या रहा है। आपको ये कह रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालो, मतलब पहले तो आप एफ एक्स निकालो, अपने पूरे फंक्शन को एक्स की लिहाज से डिफ्रेंशिएट करो, जो आंसर आए फिर एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करो, वाई की जगह वाई नॉट पुट करो। यहाँ पे कोई वैल्यूज भी हो सकती है 1 2, ये मैं मतलब एक समझाने के लिए नोटेशन समझाना चाह रही है लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखने का तरीका, ये अगर जुमला लिखा हुआ है तो इसके लिखने का तरीका ऐसे लिखा हो सकता है, एफ एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। असल चीज़ ना आपको ये समझाना थी कि भाई आपके पास अगर एफ एक्स लिखा हुआ है और ब्रैकेट में एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लिखा हुआ है, तो आप पहले एफ एक्स निकालोगे, फिर एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट निकालोगे। अब आपको सुनने में लग सकता है कि भाई ये बहुत ही बेसिक बातें, ये सारी बातें हमें पता है, मगर क्योंकि हमें बेसिक से शुरू करना है तो हम पहले यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, एफ एक्स लिखा हो सकता है एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट और वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम ऐसी नोटेशंस भी देख रहे होंगे जहाँ पे क्वेश्चन हमें इस उसमें जो है ना गिवन होंगे। तो एफ एक्स मतलब पहले आपको फंक्शन को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट पुट करेंगे, ठीक है। अब हम जो अपनी एग्जाम्पल 13.3 है उसको स्टार्ट कर लेते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 13.3, बुक में पेज है इसका 936, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या है कि भाई लेट एफ एक्स वाई बराबर है 3x क्यूब वाई स्क्वायर के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शुरू में तो बिल्कुल असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ अभी आएगी, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है,
हमें फाइंड क्या करना है, इन्होंने हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए ए बी सी डी करके। तो ए पार्ट तो हमारे पास है कि भाई हमें यहाँ पे निकालना है एफ एक्स और एक्स वाई, ये है सही है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने एफ एक्स निकालना है और एक्स और वाई की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। यहाँ पे एक्स और वाई के अलावा कोई चीज़ गिवन होती है तो वो वैल्यू पुट करते, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हमने क्या लिख देना है, एफ एक्स, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ये बराबर हो जाएगा डाबा अपॉन डाबा एक्स। अब हमें डाबा अपॉन डाबा एक्स निकालना है, क्यों, क्योंकि एफ एक्स निकालना है, ठीक है। आगे अपना फंक्शन लिख के ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, एक्स के अलावा ना सबको कांस्टेंट कंसीडर करें, तो सबको ना बाहर निकाल लिया करें। ये 3 भी बाहर आ गया, वाई स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब डाबा अपॉन डाबा एक्स, अब सिर्फ एक्स क्यूब के ऊपर अप्लाई करें अपनी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगी भाई 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 3 था 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, बहुत ही बेसिक था बिल्कुल, जो है ना अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमें क्या है कि भाई यहीं पे मैं बता देती हूँ, एफ एक्स 1 कॉमा वाई, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि आपने एफ एक्स की जो वैल्यू निकाली है उसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह तो वाई आएगा। तो सिंपल इसमें क्या आएगा, एक्स की जगह 1 पुट कर दें, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 9 वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब आपको एक और पार्ट गिवन है कि भाई ये हमारे पास जो है ना सी पार्ट था, ठीक है। इसका एच पार्ट भी गिवन है, बीच बीच में से कुछ कुछ पार्ट्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें बहुत इजी क्वेश्चन थे शुरू में, ठीक है। अब देखें एफ वाई यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 कॉमा 2, ठीक है। पहले एफ वाई निकालें, एफ वाई के लिए देखें सिंपल ये क्या हो जाएगा डाबा अपॉन डाबा वाई, ठीक है। और यहाँ पे एफ आ जाएगा पूरा 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब y के अलावा सारी टर्म्स कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें, 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को कर दें भाई डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा 2 वाई, 3 2 का क्या होता है भाई 6 होता है, 6 एक्स क्यूब वाई, सही है। अब देखिए यहाँ पे x की जगह क्या आएगा हमारे पास 6, 1 का क्यूब, और y की जगह क्या आएगा 2, 6 2 का क्या होता है 12 होता है, सिंपल ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से करके हमने इसके जो कुछ पार्ट्स थे वो कर लिए हैं और हमें ये चीज़ समझ भी आ गई है कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं मगर मैंने यहाँ पे ना 5 लिखे हैं और मैं ये 5 पूरे करूँगी नहीं, असल में हमें ना ये नोटेशन देखनी है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए लिखे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे डी पार्ट करने वाली हूँ, मगर डी पार्ट के लिए मुझे सबसे पहले ए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स तो फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही उसमें मैं वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मैं पहले डाबा जेड ओवर डाबा एक्स फाइंड कर रही हूँ, डी पार्ट कर रही हूँ मैं, उसके लिए पहले मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ए पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए डाबा जेड ओवर डाबा एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डाबा अपॉन डाबा एक्स एज इट इज लिखें। यहाँ पे जेड की जो वैल्यू गिवन है ये पूरी वैल्यू इसको लिखें e2x और साइन वाई, सही है। अब देखें सिंपल क्या होगा यहाँ पे कि भाई एक्स के लिहाज से करना है तो वाई वाली जो चीज़ है उसको बाहर निकाल लें, साइन वाई बाहर आ गया, और e2x जब डिफ्रेंशिएट होगा तो e2x यहाँ पे एज इट इज आएगा, आगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन वाई e2x, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सही है। अब देखें ये यहाँ पे x और 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x की जगह x ही रखें, जहाँ y है वहाँ 0 कर दें। ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन 0 और यहाँ पे हो जाएगा e2x, साइन 0 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। इस तरीके से करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये चीज़ ना ऐसे भी लिखी हो सकती थी, डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स और यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स होता और y इक्वल्स टू 0 होता, ऐसे भी लिखा हो सकता था, ठीक है। तो तरीका कोई भी हो सकता है यहाँ पे और ये हमें जो है ना इसको करना पड़ेगा सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डाबा जेड ओवर डाबा वाई, इसको y के लिहाज से करें इस पूरे को, और यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह y ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है ना हमारे पास x के लिहाज से करें और x की जगह 0 रख दें, y की जगह y रखें, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से हम डिफरेंट जो है ना इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो देख लेते हैं।
अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। इस यहाँ से ना हमारे पास कुछ वर्डिंग्स में चीज़ें आना शुरू हो गई कि भाई हमें वर्डिंग्स में किस तरीके से घुमा के वही बात दी जा सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ था जो कि बराबर है √3x प्लस का 2y के। ठीक है, आपको यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ सरफेस z इक्वल्स टू fxy। यहाँ पे इन्होंने उस फंक्शन को ना z के बराबर कहा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कि भाई z बराबर है मेरे पास √3x प्लस का 2y और ये बराबर है fxy। ठीक है, सिंपल ये चीज़ हमें कही गई है। इन द x डायरेक्शन एट पॉइंट 4,2। आपने अपने ध्यान में एक बात रखनी है कि भाई यहाँ पे ना स्लोप कहा गया है। स्लोप का मतलब है कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो होगी, डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, डेरिवेटिव निकलेगा। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें स्लोप से पता चला। मगर यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब कि एक्स के लिहाज से हमें स्लोप डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की तरफ निकालना है ना, तो वो जो डेरिवेटिव करेंगे हम वो पार्शियल होगा, वो डाबा अपॉन डाबा एक्स होगा। सही है, एट पॉइंट 4,2 डाबा अपॉन डाबा एक्स का जो आंसर आएगा, फिर एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, वाई की जगह 2 पुट करेंगे। ये है इसका मतलब, ये आपको निकालना। और ये काम हम पहले कर चुके हैं, मगर क्योंकि वर्डिंग में लिखा हुआ था, आपको कभी बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स ही उसमें वर्डिंग में ऐसी चीज़ लिखी हुई आई तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है f(x,y) ये हो जाएगा डाबा अपॉन डाबा एक्स। फंक्शन लिख दें पूरा √3x प्लस का 2y। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें एक्स के लिहाज से, नीचे 1/2 √3x प्लस का 2y, आगे सिर्फ एक्स के लिहाज से होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 और √3x प्लस का 2y। ठीक है, अब सिंपल क्या है, पॉइंट्स को पुट कर दें। 3 ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और एक्स की जगह आ जाएगा 4 और प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3/2, 3 4 12 प्लस का 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 16 की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका आपको पार्ट बी के मैंने पार्ट बी भी बिल्कुल इससे सिमिलर है। ये आपको कह रहे हैं भाई फाइंड द स्लोप ऑफ द सरफेस इन द वाई डायरेक्शन। अब यही काम आपने वाई के लिहाज से करना है, वाई के लिहाज से वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास जो है ना इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अभी हमने ना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है और 6 भी इसी के जैसा है। ठीक है, बस वही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की हुई है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के तकरीबन सेम है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने 3 वेरिएबल वाला लिख दिया और हमारी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता चल गया कि किस किस तरीके से हमारे पास जो है ना वही बात की जा सकती है अलग अलग वर्डिंग्स में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये दोनों मैं सॉल्व नहीं करूंगी, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है लेट z इक्वल्स टू साइन वाई स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, आपको एक फंक्शन गिवन है और जो कि हमारे पास y और x के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x और y है। ठीक है, आपको कह रहे हैं फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ z, मतलब कि आपने यहाँ पे z को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि डाबा अपॉन डाबा x और ये z आ जाएगा आगे, मतलब कि डाबा z ओवर का डाबा x, ये करना है आपने एट द पॉइंट। फिर आपने जब निकाल लेना है तो उसमें x की जगह जो है ना 2 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे विथ y हेल्ड फिक्स्ड। वैसे तो ये बात हमें पता होनी चाहिए खुद से ही कि भाई y तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो y जो है वो फिक्स रहेगा। इन्होंने ये बात बस बताने की कोशिश की, तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें 3 वेरिएबल्स वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे एफ एक्स का मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने एक्स के लिहाज से पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब है आपने वाई के लिहाज से करना है। अब इसका मतलब क्या है, जेड के लिहाज से करना है इस पूरे को। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट होगा जब जेड के लिहाज से करेंगे। अब देखिए इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो एफ एक्स के लिहाज से आपने कर लिया, फिर एक्स की जगह 1 पुट करें, वाई और जेड को एज इट इज रखें, इस तरीके से भी मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल 13.3 थी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मिल गया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आप जो है इसके क्वेश्चन बाकी के जो है वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम डोमेन वगैरह स्टार्ट करेंगे फंक्शन की। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।